आते हैं आज की कहानी के ऊपर। शीना बोरा का किस्सा आपको याद होगा, मैंने सुनाया ऐसी कहानी में। शीना बोरा की मौत के बाद भी शीना बोरा कई दिनों तक जिंदा रही थी अपने मोबाइल के जरिए। उसका मोबाइल ऑन था, एक्टिव था, मैसेजेस आ रहे थे, कॉल भी हो रहे थे। और बाद में पता चला कि जब ये सारी चीजें एक्टिव थी तब तक तो शीना बोरा की मौत हो चुकी थी। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। राखी उर्फ राजेश्वरी श्रीवास्तव, यूपी की रहने वाली, गोरखपुर के करीब, अपने पति मनीष के साथ 2018 जून में नेपाल घूमने के लिए जाती है। बहुत ही खूबसूरत जगह, वहां एक पोखरा है, इत्तेफाक से मैं भी गया हूं 2-3 बार, और वो काफी अच्छा इलाका है, एक टूरिस्ट प्लेस है। तो राखी और मनीष राखी का दूसरा पति था। इनकी मनीष की शादी राखी से जब हुई, राखी उससे पहले शादी कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसने दूसरी शादी की मनीष। तो ये लोग 2018 में जून में नेपाल जाते हैं घूमने के लिए, बल्कि जून की 1 तारीख को ही पहुंचते हैं। 2 ही दिन बीतता है, 2-4 दिन का प्रोग्राम था। लेकिन 3 जून को अचानक राजेश्वरी उर्फ राखी मनीष से कहती है, क्योंकि मनीष को लौटना था, इनका प्लान था, पर वो कहती है कि मैं अभी नहीं लौटूंगी, मैं यहाँ रुकूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हारा काम है, तुम लौट जाओ, मैं बाद में आऊंगी। पढ़ी लिखी राखी अकेले भी कई बार ट्रैवल की है, मनीष को इसमें कुछ लगा नहीं, तो उसने कहा चलो उसकी बीवी कह रही है, थोड़ा यहाँ खुश है, रहने दो। तो 3 जून को मनीष पोखरा से वापस हिंदुस्तान लौट आता है, राखी वहीं रह जाती है। 3 को आने के बाद वो फोन करता, बात होती है, 4 जून को बात होती है, 5 जून को बात होती है। 5 जून के बाद राखी फोन उठाना बंद कर देती है, लेकिन राखी का व्हाट्सएप चालू है, राखी के मोबाइल ऑन है, घंटी भी जाती है, व्हाट्सएप पे उसका ऑनलाइन भी दिखता है, लेकिन ना वो ऑनलाइन रिप्लाई कर रही है और ना ही कॉल का जवाब दे रही है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। अच्छा, इससे पहले भी मनीष और राखी के बीच में ऐसा कई बार हो चुका था, जब दोनों लंबे लंबे टाइम तक बातें नहीं करते थे। पर यहाँ 20 दिन गुजर गए। 24 जून की तारीख आ जाती है, राखी कोई रिप्लाई नहीं कर रही, लेकिन अब भी उसका मोबाइल ऑन है, अब भी उसका स्टेटस ऑनलाइन दिखाता है व्हाट्सएप पे, और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। लेकिन 20 दिन एक लंबा अरसा होता है और अपनी पत्नी से बात नहीं कर पा रहा मनीष, तो उसे शक होता है। और आखिरकार 20 दिन के बाद ये बात पहली बार वो अपने ससुराल वालों को, अपने साले को बताता है, और कहता है कि राखी जो है वो उसका फोन नहीं उठा रही है, राखी उससे बात नहीं कर रही है, और समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। अब जब घर वाले को राखी को पता चलता है तो उन्हें चिंता होती है। राखी का भाई भी मोबाइल पे ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। और इस तरीके से जुलाई का महीना आ जाता है। अब राखी को लगभग फोन ना उठाए और बात ना किए 1 महीना बीत गया। आखिरकार भाई राखी का थक हार कर 4 जुलाई को पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाता है अपनी बहन की गुमशुदगी और मिसिंग की, बल्कि साथ में ये भी लिखाता है कि उसे शक है कि उसकी बहन को किडनैप कर लिया गया। और वो इल्जाम किसी और पे नहीं लगाता, बल्कि अपने बहनों पे, यानी कि मनीष पे लगाता है, यानी कि राखी के हस्बैंड पर, दूसरे पति पर। अब ये बात जब मनीष को पता चलती है तो वो और परेशान हो जाता है, क्योंकि एक वो अपनी बीवी को उसके कहने पे छोड़ कर आया था। बीवी ने कहा था कि वो वापस आ जाएगी, आ नहीं रही, उल्टे फोन भी नहीं उठा रही है, मैसेज की भी रिप्लाई नहीं कर रही, लेकिन एक्टिव है फोन पर वो। तो अब मनीष को कुछ समझ में नहीं आया, पर मनीष के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने मनीष को उठाया, मनीष से पूछताछ की, उसने सारी कहानी बताई। पुलिस को भी पूछताछ में लगा कि मनीष को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये मामला फिर पता चल नहीं रहा है, तो यूपी एसटीएफ के पास पहुंच गए राखी के भाई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उसकी बहन गायब है और 1 महीना से ज्यादा हो गया और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब एसटीएफ ने पूछताछ, छानबीन शुरू की। एसटीएफ को कोई कामयाबी नहीं मिली, जांच चलती रही। इस दौरान में करीब 7वां महीना आ गया राखी के गायब हुए, और इन 7 महीने में राखी का मोबाइल बंद नहीं हुआ, ना उसका व्हाट्सएप बंद हुआ। अब एक अजीब बात थी, हालांकि बात तो दूसरे देश की थी, क्योंकि नेपाल में राखी गई थी और वहीं से गायब हुई थी। तो आखिरकार फिर एसटीएफ ने फैसला किया कि इस मामले की पूरी जांच नेपाल से की जाए। नेपाल पुलिस से मदद मांगी गई, राखी की तस्वीरें और ये पहले भी भेजी गई थी, लेकिन उधर से भी यूं ही घुमाने फिराने वाला जवाब आ गया। लेकिन इधर फैमिली का दबाव बढ़ रहा था, एसटीएफ को भी लगा कि अब 6-7 महीने हो गए और सब कुछ है, मोबाइल ऑन है, व्हाट्सएप पे भी है, लेकिन वो खुद गायब है, तो क्या माजरा हो सकता है। आखिरकार एसटीएफ की टीम पोखरा जाने का फैसला करती है। उसके बाद पोखरा जाती है, जब पूछताछ करती है तो पूछताछ में एक चीज अचानक पता चलती है कि 8 जून को पोखरा में एक महिला की लाश मिली थी। उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन फोटोग्राफ्स पुलिस ने रखे हुए थे। जब उस फोटो को देखा गया
तो वो फोटो राखी से मैच कर गया। पता चला कि वो लाश राखी की ही थी। अब एसटीएफ का दिमाग टकराया कि राखी का मोबाइल ऑन है, वो बात कर रही है, व्हाट्सएप कर रही है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन पोखरा पुलिस के हिसाब से उसकी मौत तो 8 जून को ही हो चुकी है। तो पिछले 7 महीने से उसके मोबाइल पे ये सारी चीजें कौन कर रहा है? लेकिन वो बात सबसे कर रही है सिवाय अपने पति के और अपने घर वालों के। अब इसके बाद एसटीएफ राखी के मोबाइल के पूरे डिटेल निकालती है, सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड, कहां कहां कब कब 3 जून के बाद से उसका लोकेशन था। तो 8 जून को जिस दिन लाश मिली थी नेपाल पुलिस को, वो पोखरा में ही लोकेशन दिखाई दिया। इसके बाद बीच में फिर ऐसा आया कि इंडिया के अलग अलग जगहों पे उसका लोकेशन दिखने लगा। अब पुलिस ने ये सारी चीजें तफ्तीश जारी रही, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लोकेशन अलग अलग सब कुछ। इसी दौरान तफ्तीश के बाद पुलिस को एक नई कहानी पता चली। पता चला कि जो राखी थी, मनीष के साथ इसकी दूसरी शादी थी, लेकिन ये कुछ लोगों को ही पता था। पहली शादी किसके साथ थी, उसका पति कौन था, ये किसी को नहीं मालूम था। अब ये बड़ी अजीब बात थी, घर वालों ने भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम है, और ये बात खटक रही थी। इसी दौरान में तफ्तीश के दौरान पोखरा पुलिस से पूछताछ में पता चला कि ये फैक्ट है कि 3 जून को राखी का पति मनीष उसे अकेला छोड़कर हिंदुस्तान लौटाया, क्योंकि राखी ने ऐसा कहा था। लेकिन उसके बाद भी राखी के साथ एक और शख्स था, और वो भी इंडियन था, और वो तब आया जब मनीष हिंदुस्तान लौट आया। अब पुलिस ने उसके बारे में तफ्तीश शुरू की कि वो शख्स कौन था। इन तफ्तीश के दौरान में पुलिस को एक और नई कहानी पता चली। पता चला कि राखी दूसरी शादी करने से पहले एक डॉक्टर के साथ उसका लव अफेयर था, हालांकि वो डॉक्टर शादीशुदा था। तो गहराई में जाने के बाद पता चला कि बाद में उस डॉक्टर ने राखी के साथ एक मंदिर में गुपचुप शादी कर ली थी। शादीशुदा होते हुए उसने दूसरी शादी की, और करीब 3 साल तक उनका रिश्ता रहा। 3 साल के बाद डॉक्टर ने राखी को छोड़ दिया, और ये सारी चीजें इसलिए पता चली कि राखी के कुछ पुराने डिटेल निकाले गए। तो पता चला कि उसने एक पुलिस स्टेशन में उस डॉक्टर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। बाद में वो केस वापस ले लिया, और वो डॉक्टर वही था जिससे शादी हुई थी। एक और उसने केस दर्ज कराया जिसमें मारपीट और ब्लैकमेलिंग का, वो भी केस वापस ले लिया। तो जब इस केस के बारे में और जिसके ऊपर इल्जाम लगाया था पता किया गया, तो पता चला उसका नाम डॉक्टर डीपी सिंह है, और वो एक बड़े हॉस्पिटल का मालिक है, और उसी के साथ उसने गुप्त शादी भी की थी। अब उन डॉक्टर साहब के मोबाइल के सीडीआर पुलिस ने निकाले, एसटीएफ ने। तो पता चला कि 5 जून से 8 जून तक डॉक्टर साहब का लोकेशन पोखरा था, नेपाल। अब ये काफी था एस्टैब्लिश करने के लिए, और 8 जून को लाश मिली थी, और डॉक्टर साहब 9 जून को वापस इंडिया आ गए थे। इसके बाद पुलिस ने इस सीडीआर के आधार पर डॉक्टर की घेरेबंदी शुरू की, और डॉक्टर साहब को उठा लिया। हालांकि नामी डॉक्टर थे, शहर के जाने माने एक बड़े अस्पताल के मालिक। उठाने के बाद अब उनसे पूछताछ की गई, तो पूछताछ की गई तो डॉक्टर साहब खुले नहीं। लेकिन इसी दौरान पता चला कि उनके हॉस्पिटल के 2 और मुलाजिम का भी लोकेशन काठमांडू, नेपाल और पोखरा था, इसी डेट के दौरान जब लाश मिली थी और जब राखी वहां थी। उन दोनों को पुलिस ने उठाया और उन्हें थोड़ा अपने तरीके से पूछताछ की। वो दोनों जल्दी टूट गए और उन्होंने सारी कहानी उगल दी। इसके बाद पुलिस डॉक्टर साहब के पास पहुंची, उन दोनों का बयान बताया, तो डॉक्टर साहब भी टूट गए। और फिर जो कहानी सामने आई वो ये थी कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर डीपी सिंह ने राखी से 2011 में शादी की थी, क्योंकि वो उससे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन मजबूरी ये थी कि डॉक्टर पहले से शादीशुदा था, पर वो इस शादी को छुपा कर रखना चाहता था। कुछ दिन तक तो राखी मान गई, लेकिन 2014, 3 साल बाद राखी अब दबाव डालने लगी कि वो उसे मान्यता दे, पब्लिकली अपने साथ रखे। डॉक्टर ऐसा कर नहीं सकता था। तो आखिरकार 2014 में लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गए। 2014 में जब अलग हो गए, उसके बाद राखी ने 2016 में मनीष नाम के एक और शख्स से, जो बिहार का रहने वाला था, उससे शादी कर ली। 2011 में शादी की, 2014 में डॉक्टर से अलग हुई और उसके 2 साल के बाद शादी कर ली। अब ये शादी चूंकि गुप्त थी, इसलिए खबर भी नहीं थी, यहाँ तक कि मनीष को भी नहीं पता था, जो उसका पति था, कि वो उसका दूसरा पति है। लेकिन शादी के बाद भी राखी ने डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ा, वो उसे ब्लैकमेल करने लगी और उसने कहा कि हमारे पास शादी के सबूत है। और हालांकि उसने खुद भी शादी कर ली, लेकिन उसने कहा कि हमें पैसे चाहिए। और ये डॉक्टर ने कुछ उसकी मांगे पूरी की, लेकिन धीरे धीरे मांग बढ़ती गई। डॉक्टर को लगा कि यह मामला बहुत आगे तक जाएगा, ये हमेशा ब्लैकमेल करेगी।
तो डॉक्टर ने कई बार राखी को मारने की सोची, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसने अपने हॉस्पिटल के 2 मुलाजिम को, जो बड़ा भरोसे का था, ये कहा कि हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे, तुम हमारे लिए एक काम कर दो। वो दोनों तैयार हो गए। उसके बाद डॉक्टर को ये पता था कि राखी इस वक्त पोखरा गई है। डॉक्टर ने फोन किया और ये झूठ बोला कि मैं भी नेपाल में हूं। राखी ने कहा अगर हो तो मिलो, और उसने कहा तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। तब राखी ने मनीष से कहा कि तुम वापस लौट जाओ, मैं थोड़े दिन यहाँ और रुकूंगी और उसके बाद आ जाऊंगी। मनीष 3 को जाता है, 4 तारीख को डॉक्टर राखी से मिलता है। इसके बाद वो राखी के साथ रहता है। फिर एक रोज घुमाने के बहाने राखी को पोखरा में ले जाता है, पहाड़ियों पर, और पहाड़ी पर ले जाने के बाद राखी को पहाड़ से धक्का दे देता है और उसमें उसकी ये 2 मुलाजिम मदद करते हैं। और धक्का देने के बाद डॉक्टर वापस आता है, फिर रुकता है और अगले दिन हिंदुस्तान लौट आता है। उसके 3 दिन के बाद डॉक्टर के बयान के आधार पर 6 जून को उसने राखी को धक्का मारा था पहाड़ी पे, और 8 जून को पोखरा पुलिस को राखी की लाश मिली 48 घंटे बाद। पुलिस ने अपने हिसाब से तफ्तीश की नहीं मिली, अंतिम संस्कार कर दिया, फोटो रख लिया, जिसकी वजह से बाद में ये केस खुला। तब जाकर ये पूरा केस खुला। पुलिस ने डॉक्टर और उनके दोनों सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। मामला अभी लोअर कोर्ट में है। और उधर जो दूसरा पति है, उसे ये सारी कहानी पता ही नहीं थी। उसे ये भी पता नहीं था कि उसकी पत्नी जो है वो पहले एक शादी कर चुकी थी, और जिससे खामोखा उसके घर वालों ने शक के घेरे में लिया। पुलिस ने भी उठाया और राखी का कातिल उसी को समझ रहे थे, लेकिन कातिल निकला पूर्व पति, मौजूदा पति बेकसूर निकला। तो ये थी आज की कहानी।